दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपसे टैक्स की कैलकुलेशन मांगता है, क्योंकि आपको जो टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ता है, एम्प्लॉयर ने जो टैक्स डिडक्ट करना है आपकी सैलरी से, तो वो आपसे एक पूरी स्टेटमेंट मांगेगा कि आपने कितना टैक्स एडवांस में, जो जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, वो डिडक्ट करवाना है। तो जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है वो दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर का मंथ तो कंप्लीट हो गया, अब जनवरी का चल रहा है, तो आगे आपके पास नॉर्मली 1 या 2 महीने ही बचते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कितना कट चुका है और आगे कितना आपने कटवाना है। तो ये इसी सब की कैलकुलेशन करने के लिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कितने ईज़ी वे से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ एक पहले डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो फॉर्म रहता है वो रहता है फॉर्म 26AS। तो इसके बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं पहले, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि इस फॉर्म को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपना पीएनबी या एसबीआई या जिस बैंक की भी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है वहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो आप फॉर्म 26AS जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको एक फ़ायदा मिल जाता है फॉर्म 26AS में, कि आपके पास आपका पूरा का पूरा, देखिए, जो ये टैक्स कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पता चल जाती है। तो ये बहुत अच्छी एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको एक ना टैक्स के बारे में सारा कुछ पहले से ही पता रहता है कि आपका एम्प्लॉयर ने आपका कितना टैक्स काटा है या बैंक ने एफडी के ऊपर कितना टैक्स काटा हुआ है। तो ये तो हो गया फॉर्म 26AS। दूसरा चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो इस तरह की एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। देखिए, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्टेटमेंट है, तो आप अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉयर से अपनी स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बता दूं कि स्टेटमेंट में जो ऊपर हेड्स हैं उनका मीनिंग क्या है। देखिए, सब कुछ तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मेन मेन हमें चाहिए होता है वो हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे ये है बेसिक पे है आपकी, बी पे मीन्स बेसिक पे है, देन ग्रेड पे है, डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस है, ठीक है, डी पे है डियरनेस पे। तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें आपका बेसिक पे और आपका डियरनेस अलाउंस यहाँ पर जैसे शो किया गया है, यहाँ पर ये बेसिक पे शो कर दी गई है, ठीक है, और ये डियरनेस अलाउंस शो कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास स्पेशल पे वगैरह है, तो यहाँ पर नहीं है जैसे। तो नॉर्मली देखिए आप बाकी सब जीरो जीरो रहता है। तो ये कुछ कैटेगरीज में ही और पेज होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई आर्मी में है, ठीक है, वहाँ स्पेशल तरह के अलाउंस मिल जाते हैं, या कोई हिल एरिया में काम कर रहा है उसको स्पेशल तरह के अलाउंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा जो मेन जो अलाउंस रहता है वो रहता है HRA, दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये सभी को ही मिलता है, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस है, तो यहाँ पर ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस, ये अमाउंट बता दिया गया है कि इतना हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। उसके बाद आगे फिर ये जीरो जीरो रहता है, ठीक है। तो तो ज़्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको पता ही होगा, ये सब अलाउंसेस है, कैलकुलेशन सेम रहेगी। अब देखिए, अब इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारे केस में हमारे पास क्या है, बेसिक पे है, डीए है और HRA है। तो ये टोटल आ गया हमारे पास अमाउंट। उसके बाद जो है हमारे पास डिडक्शंस की बारी आती है, ठीक है। ये तो जो मिल रहा है हमें, ठीक है। अब जो कट रहा है, तो यहाँ पर डिडक्शंस दो तरह की है, एक कैटेगरी ए की डिडक्शन है, दूसरी कैटेगरी बी की डिडक्शन है। तो आपके केस में हो सकता है एक ही कैटेगरी की हो, ठीक है, आप किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए आप देख सकते हैं अपना इससे। तो यहाँ पर जैसे ये जीपीएफ है हमारे पास 15,000, ये जीपीएफ हमने कटवा लिया अपना, ठीक है, इस तरह से रहता है। और हमारे केस में यहाँ पर एक ए कैटेगरी में सिर्फ यही है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बी कैटेगरी में हमारे पास क्या क्या है। तो कैटेगरी बी की जो डिडक्शंस हैं यहाँ पर, अगर आप देखिए, ये 30 रुपीज़ है, ये ठीक है, ये GIS है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहती है, इसको बोलते हैं। 3,000 हमने अपना इनकम टैक्स कटवा लिया यहाँ पर, तो टोटल हो गया 3,030। तो इस तरह की ये डिडक्शंस हो गई ए और बी कैटेगरी की। और भी डिडक्शन है, सी कैटेगरी की भी डिडक्शंस है, ठीक है, वो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो दिखाने का पर्पज ये है कि लास्ट में जो आपकी सैलरी इन हैंड जो आपकी आती है, तो जो आपको मिलना था, ठीक है, टोटल उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस ये हुआ 18,030 रुपया, तो आपके हाथ में ये आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास ये सैलरी की कैलकुलेशन होती है मंथ वाइज। तो अब ये जो मंथ वाइज सैलरी की कैलकुलेशन है, इसका जो ग्रैंड टोटल है वो नीचे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रैंड टोटल भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, जैसे ये ग्रैंड टोटल आ गया कुछ, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल जो है हमारा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे आपके पास ग्रैंड टोटल नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अभी 2 महीने की सैलरी बची हुई है। तो 2 महीने की सैलरी बची हुई है, आप उसको खुद ही आपको पता होगा कि वो सैलरी कितनी मिलनी है, या कोई अलाउंस पेंडिंग है तो वो कितने मिलने हैं। ठीक है, तो वो आप एडवांस में ही टोटल में ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए हम दो तरीके यूज करेंगे। एक तो हम खुद कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम एक कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो अमाउंट है, ठीक है, उस अमाउंट को ले लेते हैं। तो हमारे पास देखिए जो अमाउंट है, सबसे पहले हमने उस अमाउंट को लिख लेना है एक पेपर के ऊपर। तो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन की हुई है ये। ठीक है, कुछ डाटा है तो हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, इसमें कोई एक्चुअल डाटा नहीं है ये। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये टोटल ग्रॉस इनकम, ठीक है, मान लीजिए 11,97,000 रुपया है ये टोटल ग्रॉस इनकम। अब इसमें जो डिडक्शंस हैं, तो सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 50,000 रहती है, वो फिक्स रहती है सभी के लिए। तो आपके केस में इतनी ही रहेगी। उसके बाद HRA का हमने टोटल कर लिया, जैसे मैंने आपको दिखाया था हाउस रेंट अलाउंस, उसको आप टोटल कर लीजिए 12 मंथ्स के लिए। तो अगर आप रेंटेड है, ठीक है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको छोड़ सकते हैं इसको, अदरवाइज एप्लीकेबल है तो आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एजुकेशन अलाउंस लिया, ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है, 1200 रुपये, 100 रुपीज़ पर मंथ है। तो आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अब टोटल एग्जम्पशंस, मतलब मैंने इन तीनों को जोड़ लिया, HRA, एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड एक्शन, तीनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैंने इसका टोटल कर लिया, तो ये टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, 1,27,000 ये समथिंग आ गया। उसके बाद मैंने माइनस कर लिया। अब माइनस किस में से करेंगे हम, जो हमारी टोटल ग्रोस सैलरी थी उसमें से मैंने माइनस कर लिया सिंपली। माइनस करने के बाद ये 10 लाख समथिंग आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको दिखाने के पर्पज से है, तो आपके केस में कुछ भी हो सकती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ डिडक्शंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिडक्शन रहती है ATC की। तो ATC में आपको पता है कि अपर लिमिट कितनी है, 1,50,000। तो मान लीजिए हमने पूरी फुलफिल कर ली। इसमें हमारे पास क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस रहते हैं, NSC रहते हैं, ठीक है, PPF रहता है, GPF रहता है। तो ये सब मिला के हमारे पास ATC की कैटेगरी होती है। तो 1,50,000 हमने मान लीजिए इसको पूरी कर लीजिए। उसके बाद हम ATD में आ गए। तो ATD में हमारे पास मेडिकल रहता है। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप ATD की कैटेगरी में आएंगे। मान लीजिए हमारे केस में 12,000 है, तो मैंने लिख दिया इसको ATD 12,000। ठीक है, ये सालाना है, ईयरली। उसके बाद 50,000 मैंने NPS में जमा करा दिया, न्यू पेंशन स्कीम में। ठीक है, तो ये भी अपर लिमिट 50,000 ही होती है, मैंने पूरी पूरी यूज कर ली इसमें। अब मैं इन तीनों का टोटल कर दूंगा डिडक्शंस का। तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई है हमारे पास, 2,12,000। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, जो हमारी सैलरी बची थी आफ्टर एग्जम्पशंस उसमें से ये टोटल डिडक्शन को मैंने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद मेरा जो अमाउंट आता है ये 8 लाख आ गया समथिंग। ठीक है, तो ये मेरा 8 लाख समथिंग हमारे पास जो है ये अमाउंट आ गया। ठीक है, 8,57,000। ठीक है, अब मैं स्लैब्स देखूंगा। अब स्लैब्स आपको कहाँ से चेक करनी है, तो हर ईयर की स्लैब्स ना अलग होती हैं। तो इस ईयर में जो स्लैब्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने इसमें प्रैक्टिकली स्लैब्स कहाँ से ये ली हैं। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर हो गया। तो यहाँ पर मैं, ये है स्लैब्स। देखिए मैंने सिंपली डाला है कि फाइनेंशियल ईयर, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए स्लैब्स क्या क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अप टू ₹2,50,000, 2.5 लाख तक नील है, कोई टैक्स नहीं है 2.5 लाख तक। उसके बाद 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% है, मतलब 12,500 रुपये यहाँ पर टैक्स लगेगा आपको। प्लस 4% जो सेस है वो बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आप अभी कंफ्यूज मत होइए। तो उसके बाद हमारे पास सीधा 10 लाख तक, 5 से 10 लाख तक वो कितना है, 20% है। ठीक है, तो ये स्लैब्स है, इन्हीं स्लैब्स को मैं यूज करते हुए अपना टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इन्हीं स्लैब्स का यूज किया है सिंपली। आपके पास टैक्सेबल इनकम थी, ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम में अब मैंने क्या किया है, स्लैब्स का यूज किया है। तो टैक्स
और ये देखिए स्लैब्स आ गई आपके पास 0 to 2,50,000 नील हो गया। अब 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख मेरा 12,500 आ गया। और उसके ऊपर जो मेरी इनकम बहुत कम बचती थी, जो बचती थी मतलब वो मैंने जो थी वो यूज कर ली 20% के लिए, ठीक है। 5 लाख से हमारी ये 5 लाख लिखा है, तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में ये आया मेरा टैक्स, ठीक है। तो इट इज 71,509, ठीक है। तो ऊपर 12,500 था, इसमें ऐड कर लो, ऐड करने के बाद 84,009 आ गया ये टैक्स। इसके ऊपर 4% हमारा सेस लग जाएगा, ठीक है। तो इसका 4% निकालें, इस टैक्स का 4% लेना, तो टैक्स का 4% इतना आ गया 3361। तो ये मेरा टोटल टैक्स आ गया 87370। तो ये मैंने मैनुअल कैलकुलेशन कर ली। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मैंने जो किया है वो ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। तो अब आपको दिखा देता हूँ कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपने कहाँ से लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो सिंपली मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कहाँ पर इसको यूज किया है। हम्म, तो आप सिंपली एक बार टाइप कर लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, सिंपली आप कैलकुलेट वहां पर टाइप करेंगे। तो टाइप करने के बाद आपको जो क्लियर टैक्स का इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, ठीक है, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का है वैसे तो वो भी है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, ठीक है। लेकिन जो क्लियर टैक्स का है, देखिए कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मुझे क्लियर टैक्स से कोई पैसा मिला है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लियर टैक्स का एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। तो इसमें फर्स्ट पेज में जब आए आप जाएंगे तो आपको एज की रेंज पूछेगा। तो आप जिस भी एज में हैं, जैसे 0 to 60 है, ठीक है, या 60 से अबव है, तो आप वो सिंपली क्लिक कर देना। वो मैं आपको दिखा नहीं रहा यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, ये सेकंड पेज है, नेक्स्ट करके ये सेकंड पेज आ जाएगा। तो सेकंड पेज में आपको डाटा फिल करना है। देखिए मैंने डाटा आपके टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी फिल कर रखा है। तो 11,97,000 हमारी ये इनकम दिखा दी हमने, जो टोटल हमारी ग्रोस सैलरी थी। अब इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, माइनस करना है एग्जाम्पशंस, ठीक है। मैं माइनस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ डाटा फिल कर रहा हूँ। तो 1,27,456 रुपया मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, 3 चीजें इंक्लूडेड थी इसमें। मैंने टोटल तो ऑलरेडी कर रखा था यहाँ पर पीछे कैलकुलेशन वाले पेज पर। तो वहाँ पे 50,000 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, फिर HRA था और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस था। तो तीनों को प्लस करके ये आया था, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया सिंपली। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे जाना है मुझे, तो गो टू नेक्स्ट। तो गो टू नेक्स्ट में करने के बाद तो बेसिक डिडक्शन 80C, देखिए ये पूछा है बेसिक डिडक्शन 80C। तो हमारे केस में 1,50,000 थी। मैं फटाफट डाटा फिल करता हूँ यहाँ पर। ये 1,50,000 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम, ये नहीं है, डिपॉजिट हमारे केस में कुछ नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ को। उसके बाद मैं आ जाता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पर। मेडिकल इंश्योरेंस मान लीजिए मेरा था 12,000, तो ये 12,000 मेडिकल इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद डोनेशन नहीं है मेरे पास कोई, इंटरेस्ट ऑन ये भी नहीं है कोई। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू NPS ये था हमारे केस में 50,000। तो ये 50,000 देखिए मैंने पहले किया था तो आ ही गया। तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये आसकस नहीं करना आपने, कैलकुलेट, ये है कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा यहाँ पर, कि आपके पास दोनों टैक्स रिजाइम का कैलकुलेशन आ जाता है। देखिए आप अगर नया टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाहते हैं या पुराना ऑप्ट करना चाहते हैं, दोनों का कंपैरिजन भी आ जाता है। तो नए में नुकसान क्या है कि आपकी कोई भी डिडक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए